हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में। इस सीरीज में हम पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। आज हम इसको प्रॉपरली जानेंगे। तो देखो, भारतीय संविधान की विशेषता को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि देखो, भारत का जो संविधान है ना, वो बहुत बड़ा संविधान है। इसके फीचर भी में अब देखेंगे कि बहुत बड़ा संविधान है। तो इसकी प्रस्तावना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं। ये कई देशों से लिया गया संविधान है। इसके बारे में काफ़ी हद तक तो आप जानते हो, बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये संविधान बना था, तो इसके बारे में प्रॉपरली जानेंगे। देखो, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? देखो, अपनाने की बात कर रहा हूँ मैं। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 1949 को। और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तब से इसके बाद में कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे। 7th अमेंडमेंट है, 42 अमेंडमेंट है, 44 अमेंडमेंट है, 73 अमेंडमेंट है, 74 है, 79 है। इससे कई प्रकार के अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट से कई सारे आर्टिकल ऐड किए गए हैं, कई सारे आर्टिकल हटाए गए हैं, कई नए पार्ट ऐड किए गए हैं, साथ ही साथ कई शेड्यूल इसमें ऐड किए गए हैं। तो इस अब एक विस्तृत डॉक्यूमेंट बन चुका है ये। और जो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट था ना, 42वां अमेंडमेंट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरे संविधान के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया गया था। बाद में इस पर केशवानंद भारती केस में भी सुनवाई हुई थी। तो ये सब हम तो जानते हैं, पर अब और बाद में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब आगे आगे हम बढ़ेंगे लक्ष्मीकांत की सीरीज में, तब इसके बारे में विस्तृत और जानेंगे। तो जानते हैं, सबसे पहले फीचर जान लेते हैं। संविधान में क्या क्या फीचर है, क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है और इसकी विशेषता क्या क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है वो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे बड़ा लिखित, यानी लंबा, सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। लिखित संविधान, पहले तो लिखित संविधान को जान लेते हैं, फिर जानते हैं लंबा संविधान क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं। तो लिखित संविधान देखो, एक तो होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन मतलब यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यूएस और यूके का क्या क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? तो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी पहले बना था और ज़्यादातर हमने कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से फॉलो किया है, और तो इसलिए हम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? देखो, जो नियम होते हैं ना, संविधान से संबंधित जो नियम, कानून, कायदे होते हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा जो मैटर है वो लिखा हुआ होता है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। और अनरिटर्न में क्या होता है? वो वर्ब वैसे लिखे हुए तो वो भी होते हैं, ऐसे नहीं कि हाँ वो बोल बोल के चल रहे हैं, नहीं, लिखे हुए होते हैं, बट एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं होता है। कि जैसे हमारा संविधान के प्रॉपर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं होती है। रिटर्न तो होता है बट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं होता। तो ये अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब ये भी कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये सबसे लंबा है। इसका क्या मतलब है? लंबा होने से तात्पर्य है कि भारत का संविधान है ना, उसमें कई सारे पार्ट ऐड किए गए। जैसे कि इसमें 1935 का एक्ट है, ठीक है, वो एक विस्तृत डॉक्यूमेंट था, उसके कई सारे प्रोविजन इसमें ऐड किए गए, तो लंबा ये डॉक्यूमेंट हो ही गया। साथ में इसमें 395 अनुच्छेद है। आर्टिकल कितने हैं टोटल इसमें? 395, जो अभी तो बढ़कर काफ़ी 465 आर्टिकल हो चुके हैं। काफ़ी संशोधन बढ़े, तो उससे आर्टिकल की संख्या और बढ़ गई है। और 25 पार्ट है, ठीक है, 12 शेड्यूल है। इसलिए ये विस्तृत हो ही जाता है, क्योंकि इतने सारे पार्ट है, इतने सारे शेड्यूल है, इस सब वजह से ये वैसे ही विस्तृत हो जाता है। और जब हम दूसरे जो भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान की कंपैरिजन करते हैं ना, बाकी कहीं भी इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ ही आर्टिकल दिए गए हैं। तो बाकी सब जो देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ बहुत वो छोटा संविधान है, तो बहुत स्मॉल डॉक्यूमेंट है, कम ही आर्टिकल दिए गए होते हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान इतना लंबा क्यों है, ठीक है, इतना लंबा होने के पीछे क्या रीज़न है? तो देखो, भारत का संविधान इतना लंबा होने के पीछे कई सारे रीज़न रेस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत की ज्योग्राफी है ना, भारत काफ़ी बड़ा कंट्री है। तो जैसे वैसे आप कहोगे रसिया बहुत बड़ा कंट्री है ज्योग्राफी वाइज, तो यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, पर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो भारत की एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ में इसकी ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी है। इसलिए इन सब बातों को अगर ऐड करना है, इतनी सारी पॉपुलेशन को, इतनी सारी डाइवर्सिटी को, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को अगर मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेशन देना है, उनकी सभी बातों को कवर करना है संविधान में, ताकि बाद में भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, किसी प्रकार का तनाव पैदा ना हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सारी बातें ऐड कर दी थी, इसलिए संविधान लंबा है, ठीक है। पहला रीज़न आपको सुन, भारत की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, भारत का एरिया बहुत ज़्यादा है, भारत में जो ज्योग्राफिकल एरिया वो भी बहुत ज़्यादा है, और कई सारे एथनिक ग्रुप रहते हैं, कई सारी लैंग्वेजेज है, कई सारी अलग अलग कल्चर है, कई सारे अलग अलग कल्चर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया है। दूसरा,
इसमें ऐड किए गए 1935 का जो एक्ट था ना, 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम, उसके कई सारे प्रोविज़न ऐड किए गए। और वो जो एक्ट था ना, वो खुद भी बहुत लंबा एक्ट था। उसमें खुद जो वो एक विस्तृत डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ ऐड करना मतलब वो खुद लंबा है, उसको ऐड करने से भारत का संविधान ऑटोमेटिकली लंबा हो ही जाएगा। तो वो खुद भी एक विस्तृत डॉक्यूमेंट था। तीसरी फीचर की बात करें तो देखो, लक्ष्मीकांत में तो जम्मू कश्मीर के लिए, बट अब पूरे भारत के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे भारत के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस में क्या 50 राज्य, उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे राज्यों के पास भी पावर है अपना संविधान बनाने की। बट हमारे भारत में है पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। और पूरे देश के लिए एक संविधान होने के कारण सब पूरे देश के लिए सारी बातें एक ही संविधान में लिखनी है, तो वो ऑटोमेटिक लंबा या विस्तृत हो जाएगा। चौथा रीज़न ये भी है इसके पीछे कि जो लिखने वाले थे वो तो एक तो विशेषज्ञ थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन थे, कानून का बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज था। तो उन्होंने छोटी से छोटी बारीकी, छोटी से छोटी गलती को, जिसके ऊपर भविष्य में तनाव पैदा हो सकता है, उन सबको संविधान में लिख दिया। और उन सब चीज़ों को जब संविधान में लिखा, इसलिए संविधान एक विस्तृत डॉक्यूमेंट बन गया। तो चीज़ें समझ में आए कि विस्तृत क्यों है, बिकॉज ये सारे रीजन है, इसलिए संविधान एक विस्तृत डॉक्यूमेंट है। दूसरी फीचर की बात करें तो वेरियस ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब अलग अलग विभिन्न स्रोत हैं, उनसे लिया गया है, विहित है। जैसे उद्धारी का संविधान क्यों कहा जाता है, एक अपने संविधान की एक आलोचना भी होती है, उसी उद्धारी का संविधान भी कहा जाता है भारत के संविधान को। तो उद्धारी का संविधान क्यों कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि ये विभिन्न स्रोतों से विहित है, मीन्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इसलिए इसे उद्धारी का संविधान भी कहा जाए। तो किस किस स्रोतों से ये विहित है उसके बारे में एक बार बात करें। भारत के संविधान में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो 1935 की एक्ट से ली गई है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे यूएस के संविधान से ली गई है, यूके के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इन सब चीज़ों से भी, इन सब देशों के संविधान से भी कुछ कुछ चीज़ें उठाई गई। इस पर जो हमारे BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा भी था संसद में, जब चल रहा था मुद्दा, तब इन्होंने कहा था कि जो हमारा संविधान है ना, वो कई सारे देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद में, छानने के बाद में इन सारी चीज़ें उठाई गई है। हमारा देश का संविधान है वो उधारी का संविधान नहीं है, सारे देशों के संविधान की छानबीन है, उसके बाद में सारे फैक्ट इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो वो प्राउड से उन्होंने कहा था। तो ये लोग कहते हैं उधारी का संविधान है, वो बात सही नहीं है। सारे देशों के संविधान थे, उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखी गई, उसमें कुछ सुधार किया गया बने हमारे देश के हिसाब से, फिर उसे ऐड किया गया देश के संविधान में। फिर तीसरा फीचर ये है कि ये एक रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का समन्वय है। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का समन्वय मीन्स इसमें नमनीयता भी है और अनमनीयता। मीन्स कहा जाता है कि इसमें रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, भारत का संविधान है उसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो बहुत रिजिड है, जिसे चेंज नहीं किया जाता, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल है, जिसे इजीली चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस का जो संविधान है ना, वो बहुत रिजिड है, उसमें कुछ भी चीज़ चेंज करनी होती है ना, तो बहुत टफ मैकेनिज्म होता है। लाइक पूरे राज्यों का 2/3 मेजोरिटी होगी, प्लस वोटिंग होगी, राज्यों का कंसेशन होगा, ये सारी प्रोसेस अपनानी होगी संविधान संशोधन करने की। और यूके का संविधान है वो फ्लेक्सिबल है। वहाँ क्या होगा, अगर कुछ संशोधन करना है ना, तो उसका संशोधन इजीली किया जा सकता है। अमेंडमेंट करना है किसी संविधान के किसी पार्ट में, तो इजीली किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल एक्ट में कैसे संशोधन करना है, पार्लियामेंट में मौजूद जो भी है उन्होंने वोट दिया तो संशोधन हो गया, ऐसे होता है। तो यूएस का जो संविधान है वो रिजिड है और यूके का संविधान है तो वो फ्लेक्सिबल है। बट भारत के संविधान की बात करें, वो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों का समन्वय है उसमें। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, भारत में जो अमेंडमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों को अमेंड करना होता है, जैसे कोई फेडरल इश्यू है, फेडरल संघ का कोई मुद्दा है, ठीक है, फेडरल जो संघ में कोई कानून है उसको चेंज करना है, ठीक, प्रेसिडेंट की पावर है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर है, इस प्रकार के कुछ मुद्दे हैं। 3 प्रकार से भारत में संविधान संशोधन किए जाते हैं। पहला संशोधन क्या है, अमेंडमेंट करना होता है किसी एक्ट में, तो वो नॉर्मल एक्ट की तरह हो जाता है, उसे नॉर्मल संविधान संशोधन कहा दिया जाता है। उसमें क्या होता है, टोटल प्लस जो इतने परसेंट, जैसे कि भारत के संविधान में, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 500 टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। अब को संशोधन करना नॉर्मल है, वो जैसे किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी है, राज्य का नाम परिवर्तित करना है, तो ये फिर नॉर्मल संशोधन में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल मेंबर है 500, लेकिन वहाँ पे उस टाइम में 300 मेंबर ही अवेलेबल है। अभी 300 का वोटिंग कितना होगा, टोटल 1/2 प्लस हाफ, मतलब 300 का हाफ कितना होगा, 150 मेंबर। अगर 150 सपोर्ट में वोट कर देगा तो वो पास हो जाएगा, मतलब टोटल 500 है, बट उस टाइम में 300% है, तो 300 का हाफ कितना हुआ, 150 हुआ, 150 हो गया, 150 प्लस 1, मतलब 151 जनों ने वोट दिया, तो ये पास हो जाएगा। तो ये हो गया सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, टोटल है 500, प्रेजेंट कितने हैं 300, वोट कितने चाहिए 300 का 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ, 300 का 2 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए 150 आ गए, 150 आ गया, 150 में 1 ऐड कर दो, कितना 151 आ गया, 151 आ गया,
151 वोट अगर सपोर्ट में हो गई तो वो कानून पास हो जाएगा या अमेंडमेंट हो जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी से हो गया। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी की दो प्रकार की होती है। पहली स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि इसमें राज्यों की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, थोड़े फ्लेक्सिबल मुद्दे आ जाएंगे। अब इसमें अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मतलब टोटल, देखो पूरा समझाते हैं। टोटल हमारे कितने थे 500, ठीक है। अब परसेंट कितने 300, तो 300 का निकालना हमें 2/3, 300 का 2/3 निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में टोटल कितने थे 500। अब परसेंट प्लस वोट दे रहे हैं 300, टोटल है 500। 300 का हमें 2/3 निकालना है और 500 का निकालना है 1/2 + 1। चीज़ें समझ में आई कैसे किया है कि टोटल हमारे मेंबर है 500 है, ठीक है। लेकिन वोट देने के आए ओनली 300, बाकी 200 तो घर पे बैठ गए, ठीक है। आधे सांसद वैसे आते नहीं है, तो 200 बैठ के घर पे। अब जो 300 बचे हैं ना, 300 का हमें निकालना है 2/3 निकालना है, यानी 2/3 निकालना है। 2/3 निकाला हमने तो 300 के 2/3 आ गए, ठीक है। अब वो 500, एक बार तो 2/3 निकाले 300 के। अब 500 का 1/2 भी निकालना साथ ही साथ में, 1/2 + 1। 300 का 2/3 निकाल लिया और 500 का 1/2 + 1 निकाल लिया। इन दोनों के बाद में जो नंबर आएंगे ना, वो फाइनल काउंट हो जाएंगे स्पेशल मेजोरिटी में। समझ में आ गई सिंपल चीज़ें। टोटल हमारे मेंबर थे 500, परसेंट प्लस वोटिंग कितने हैं 300 का हमें निकालना है 2/3। 300 का 2/3 कितना होता है 200 होता है ना, तो ये 200 नंबर आ गए। अब प्लस 500 के भी निकालने हैं 1/2 + 1। 500 के 1/2 + 1 कितने हो गए 250 + 1 251। तो हमें 251 वोट सपोर्ट में पड़ेंगे, तभी ये बिल पास होगा या जो भी अमेंडमेंट है वो पास होगा या अमेंडमेंट हो पाएगा। तो स्पेशल मेजोरिटी पहली टाइप की होती है, उसमें निकालना होता है टोटल का 2/3 परसेंट प्लस वोटिंग का 2/3 प्लस टोटल का 1/2 + 1। जो नंबर आता है वो मेंबर वोट सपोर्ट करेंगे, तभी जाके ये पारित होगा। जैसे 300 थे ना, 300 में से 251 वोट पड़ेंगे ना, तभी जाके ये जो अमेंडमेंट है वो पास हो पाएगा। अब आती है स्पेशल मेजोरिटी दूसरी प्रकार की। इस मेजोरिटी में क्या होता है, पहले तो करना होगा सोम, टोटल नंबर कितने हैं 500, परसेंट कितने हैं 300, वोट कितने कर रहे हैं 300 कर रहे हैं। अब 300 का निकालेंगे हम 2/3। 300 का 2/3 हो गया 200 आ गया। अब हम निकालेंगे 500 का 1/2 + 1, जो कि होता है 251। 251 हो गया 200 और यहाँ गया 251, तो टोटल नंबर आ गया 251। 300 में से 251 तो वोट होने ही चाहिए। 251 माना कि वोट हमें मिल भी गए। तो प्लस इसके साथ एक और कंडीशन ऐड है, हमारे टोटल राज्य कितने हैं 28, ठीक है। तो उसमें से भी हमें क्या करना होगा 1/2 + 1 14 + 1। 28 का 1/2 कितना होता है 14। 28 का 14 ही हुआ ना, 14 28। और इसमें एक और ऐड कर दो 15 राज्यों का भी सपोर्ट होना जरूरी है। 15 राज्यों द्वारा भी समर्थित होना चाहिए। मतलब स्पेशल मेजोरिटी में पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, साथ ही साथ में आधे राज्यों का भी सपोर्ट होना जरूरी है। जब आधे राज्य और केंद्र दोनों से ये एक्ट पारित होगा, ये अमेंडमेंट पारित होगा, तभी जाके फाइनली अमेंडमेंट बन पाएगा या ये लागू हो पाएगा। तो ये स्पेशल एक और टफ मेजोरिटी हो जाती है। ये कहाँ का मुद्दों, कौन से मुद्दों पे लागू होगी, जब आप फाइनल अमेंडमेंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अपने प्रेसिडेंट है उसकी पावर में कुछ चेंज करनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। संघीय कुछ मुद्दे हैं ना, उनमें कुछ चेंज करना है। फेडरल इश्यू में, फेडरल जो भी लिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस करना है। तब इस प्रकार की जो जैसे जीएसटी में चेंज लाना था, तब इस प्रकार की मेजोरिटी से ये अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया। रिजिड फ्लेक्सिबल क्या होता है वो समझ में आ गई चीज़। तो इस रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल का वो मिक्सचर कहा जाता है। रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है, इसका मिक्सचर कहा जाता है। फोर्थ फीचर की बात करें, फोर्थ फीचर है वो भारतीय संविधान का है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, जो भारत का फेडरल सिस्टम है ना, वो एक यूनिटरी मतलब संघीय व्यवस्था है। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें तो वो संघीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। पार्लियामेंट है, वही सारी बातें डिसीजन लेगी, सब कुछ। मतलब ब्रिटेन के संविधान में यूनिटरी व्यवस्था है, वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें ना, वहाँ पर फेडरल सिस्टम है, एकदम टफ फेडरल सिस्टम है, ठीक है। जब भारत की बात करते हैं तो भारत में ना तो टफ फेडरल सिस्टम है ना यूनिटरी व्यवस्था है, वहाँ पे फेडरल की मतलब संघ की ओर झुकाव वाला व्यवस्था है। तो संघीय ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघीय व्यवस्था है। इसका मतलब कैसे समझाते हैं, भारत में जैसे अमेरिका की बात करते हैं, यूएस की, वहाँ पे राज्य है ना, वो उनके संघ है उससे अलग भी हो सकते हैं। वहाँ सारे राज्य मिले, उन्होंने कसम खाई, हम सब मिलकर एक संघ की व्यवस्था करते हैं, जो बनेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनेगा। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में सारे राज्य मिलकर एक देश नहीं बनाया है, देश ने सारे राज्य अलग अलग बनाए। तो ठीक है,
भारत में देश ने राज्य अलग अलग किए हैं, अमेरिका में सारे देश राज्य मिलकर एक देश बने। तो भारत में है वो जो राज्य हैं उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो देश से अलग हो सके। इसमें संघ थोड़ा है वो स्ट्रांग है। फेडरल सिस्टम में भारत का जो केंद्र है वो थोड़ा स्ट्रांग है। कैसे स्ट्रांग है? केंद्र के पास कुछ स्पेशल पावर दी गई है जो आपको एग्जाम्पल से साथ समझ में आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई सारी चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट पर शैडो बना सकती है। कैसे? एग्जाम्पल की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है वो स्टेट में बिना उनकी परमिशन के काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे IPS है, IAS है, वो स्टेट गवर्नमेंट में जाके काम करते हैं। अपनी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो जो भी यूनियन कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो सबसे सर्वोच्च है, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट वगैरह आते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। और उसके अलावा भी कई फीचर है जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है, संविधान है वो एक ही संविधान है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के लिए। जबकि अमेरिका में स्टेट के लिए भी अलग अलग संविधान होता है और भारत में एक ही संविधान है, सिंगल संविधान है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और भारत में सिंगल संविधान, अमेरिका में अलग अलग संविधान। सिंगल सिटीजनशिप है भारत में, अमेरिका में सिटीजनशिप भी अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है। भारत में सभी राज्यों के लिए एक ही सिटीजनशिप है, वो इंडियन सिटीजनशिप। साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। इसके अलावा IAS IPS के बारे में, ऑल इंडियन सर्विस के बारे में मैंने बता दिया है। जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है। जो संविधान है उसका इजीली जो अमेंडमेंट भी इजी हो सकता है, कुछ भाग इसका लचीला है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग संघ की बात करता है कि उसमें केंद्र स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब फीचर है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की ओर बात करते हैं, यानी एकात्मकता के फीचर है। अब जो संघीय व्यवस्था की बात करें तो कुछ पावर राज्यों को भी दी गई है, कुछ संघ को भी दी गई है। साथ में राज्य अपना अलग से बजट पास कर सकते हैं, राज्यों के पास अपनी अलग कोर्ट है, राज्यों के पास अपनी अलग से सर्विसेज है। तो ये यूनिटरी मतलब संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के स्ट्रक्चर है। तो एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, कुछ झुकाव है उस केंद्र की ओर है, उसके साथ साथ राज्यों को कुछ अलग पावर भी दी गई है। ऐसा क्यों है? ताकि उस टाइम में क्या था, भारत नया आज़ाद हुआ था, तो देश का विखंडन न हो जाए, देश पूरी तरह से टूट न जाए, इसलिए ऐसे फीचर दिए गए थे। ठीक है, इसके बारे में कई सारे लोगों का कहना था, जैसे कि कहा था KC वेरे थे, उन्होंने कहा था कि एकात्मकता की भावना के साथ भारत में संघीय व्यवस्था, इसे अर्थ संघ भी कहा था। कुछ लोगों ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा था। मॉरिस जोन्स थे, उन्होंने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा था। कुछ लोगों ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा था। ये अलग अच्छा वर्ड है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है भारतीय, मतलब संघ और राज्य आपस में मिलकर साथ में मिलकर कार्य करते हैं। ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। आप इसे कोट कर सकते हो, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। तो ये सेंट्रल की ओर झुकाव के साथ में फेडरेशन है भारत में। तो इस प्रकार के ये फीचर है। अब इस टॉपिक में इतना ही, तो लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट हमें है जो फीचर है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।